हम लोग आज देखेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन इन 1 डायमेंशन। क्या होता है मोशन इन 1 डायमेंशन? सर आप स्क्रीन शेयर नहीं। एक सेकंड रुक जाओ। अब स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। तो मोशन इन 1 डायमेंशन क्या होता है बताओ? जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन 3 कोऑर्डिनेट में सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की तरफ हो तो हम क्या कहेंगे? मोशन इन 1 डायमेंशन। जैसे कि थ्री डायमेंशनल व्यू दिख रहा है। ये हो गया तुम्हारा ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया ओरिजिन से, और यदि ये इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से लेके पी तक चला, यहां से यहां तक, ठीक है, इस ना ही इस रीजन में आया ना ही इस रीजन में, सिर्फ ये एक्स एक्सिस पे चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे? यदि ये ओ से पी तक चल के आया इस लाइन पे, एक्स एक्सिस के लाइन पे, तो हम कैसा मोशन कहेंगे? मोशन इन 1 डायमेंशन। जब वो ऑब्जेक्ट ओ पर रहा होगा, ओरिजिन पे रहा होगा, तो उसका पोजीशन क्या होगा? जब कोई ओ पे रहा होगा ये ऑब्जेक्ट, तो उसका पोजीशन क्या होगा? 0 0 0। और जब ये ऑब्जेक्ट पी पर आ गया होगा तो इसका पोजीशन क्या हुआ होगा? यदि यहाँ का डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, ये पोजीशन क्या होगा? x 0 0। मतलब इसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज करेगा या तो x चेंज करेगा, या तो y चेंज करेगा, या तो z चेंज करेगा। बाकी दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमेशा 0 0 होगा। यदि यही ऑब्जेक्ट y एक्सिस पे चलना शुरू करे, हाँ, और ओरिजिन से लेके यहाँ पहुंच जाए Q तक, तो क्या पोजीशन होगा इसका? 0 y 0। जब यही ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाए तो क्या होगा? 0 0 z। आया समझ में? लेकिन यस सर। इसके साथ कंस्ट्रेंट क्या है कि ये इसी एक्सिस पे चल सकता है। ये इस एक्सिस पे चलेगा इधर, या नहीं तो इधर, और नहीं तो इधर। यदि एक ही एक्सिस पे चल रहा है तो हम कहेंगे कि ये कैसा मोशन हो रहा है? 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है। ठीक है, तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जस्ट मूव कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? जैसे कि ये तुम्हारे हिसाब से ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यदि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, ऐसे मूव कर रहा है, तो क्या ये 1 डायमेंशनल होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा?
क्योंकि यहाँ पे यदि किसी पॉइंट P पे हम देखें तो इसका x कोऑर्डिनेट भी है और y कोऑर्डिनेट भी है, x और y भी है, z 0 हो सकता है, x और y दोनों है, तो ये तुम्हारा क्या है, वन डायमेंशनल नहीं है। देखो उसके बाद टू डायमेंशनल, मोशन इन टू डायमेंशन, ठीक है। मोशन इन टू डायमेंशन में जब किसी दो कोऑर्डिनेट का इन्वॉल्वमेंट हो, तीसरा कोऑर्डिनेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, शायद हम ये सब बात कर चुके थे। देखो जैसे बताओ, ये रहा 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये z कोऑर्डिनेट। तो मान लो कि ये एक्स वाई जो है ये प्लेग्राउंड है, ये क्या है, प्लेग्राउंड है, ये क्या है, प्लेग्राउंड है, ठीक है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है, प्लेग्राउंड है। तो जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, यदि एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेग्राउंड है तो जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लेग्राउंड पे खड़ा, प्लेग्राउंड पे खड़ा पोल, ऐसे पोल मान लो कि ये पोल है, पोल क्या है, सपोज ये एक स्टेडियम है, हाँ ये स्टेडियम है और स्टेडियम पे जो लाइट है ये लाइट्स है, ठीक है, स्टेडियम का लाइट्स है, समझ में आ रहा है, ये चारों लाइट्स है। तो लाइट्स का जो पोजीशन है ये कहाँ है, ये ऊपर है, जमीन के ऊपर है। तो जमीन का जो एरिया है पूरा ये क्या है, एक्स वाई है, इस पर हमेशा जीरो, जेड एक्सिस हमेशा जीरो होगा। लेकिन ये जो लाइट्स है ये क्या होगा, एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट होगा, है ना, ठीक है। एक सेकंड हो गया, हेलो, हाँ गोविंद बोलो, बोलो कुछ रहो। नहीं अभी तो नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। आवाज आ रही है क्या? यस सर। चलो तो देखो, तो ये जो यस सर। ये जो प्लेग्राउंड है, ये प्लेग्राउंड क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। तुम लोगों को कोऑर्डिनेट सिस्टम बिल्कुल क्लियर है ना, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में अभी भी प्रॉब्लम है? नो सर। कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, तो ये तुम्हारा विजुअलाइज करने का चीज है। मान लो कि ये जेड एक्स जो है ये प्लेग्राउंड है, अब ऐसे देखोगे तो लगेगा कि ये प्लेग्राउंड है, ये प्लेग्राउंड है और ये खड़ा पोल है। तो यदि कोई बच्चा इस प्लेग्राउंड में खेल रहा है तो इस प्लेग्राउंड में खेलने वाला बच्चा कभी भी हवा में जाएगा क्या, हाँ कूदेगा तो हो सकता है हवा में जाए, लेकिन खेलते हुए वो हवा में नहीं जा सकता। तो एक बच्चा जब प्लेग्राउंड में खेलता है तो इस तरह का जब मोशन होता है तो क्या कहते हैं उसको, टू डायमेंशनल मोशन। इसको क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो बच्चा का मूवमेंट कैसा होगा, ऐसा होगा, बच्चा ऐसे घूम के ऐसे ऐसे खेल के ऐसे आ सकता है, इस मोशन में आ सकता है, बच्चा खेल रहा है। सो द मूवमेंट ऑफ द चाइल्ड विल बी इन द कैटेगरी ऑफ टू डायमेंशन, ठीक है। और थ्री डायमेंशन कैसा होगा, मोशन, सबको नोट्स मिल जाएगा, जो भी नोट्स बाकी है सारा नोट्स हम शेयर कर लेंगे। मोशन इन थ्री डायमेंशन कैसा होगा बताओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जब कोई फुटबॉल हवा में रहता है तो उसका जो मोशन होता है वो कैसा होता है, थ्री डायमेंशनल होता है, ठीक है। क्योंकि उस समय उसका तीनों कोऑर्डिनेट इंगेज होता है, तीनों कोऑर्डिनेट इंगेज होता है। तो जब कोई कोई फुटबॉल खेलता है और उस फुटबॉल का मोशन को देखोगे तो किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पर उस फुटबॉल का तीनों कोऑर्डिनेट पाया जाता है, एक्स भी, वाई भी, जेड भी, ठीक है। तो जब फुटबॉल खेलते हैं तो क्या कहते हैं हम, कि फुटबॉल थ्री डायमेंशनल मोशन में है। आया समझ में? यस सर। ठीक है। अब सपोज मच्छरदानी में जो मच्छर उड़ते रहता है अंदर में, तो बताओ तो वो कैसा मोशन करता है वो मच्छर,
वन डायमेंशनल मोशन करता है, टू डायमेंशनल मोशन करता है, थ्री डायमेंशनल मोशन करता है। dimensional motion. सर 3 डायमेंशन में। चलो वेरी गुड। जब तुम बेड पर सो के करवट लेती हो तो वो कौन सा मोशन होता है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन? सर 1 डायमेंशन। वन डायमेंशन, टू डायमेंशन। क्योंकि ये बेड है तुम्हारा, ये तुम्हारा बेड है, मान लो इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस मान लो, तो क्या होता है, तुम यहाँ लेटी हुई हो, इस पोजीशन पर लेटी हुई है, तुम इधर मूव करो इधर मूव करो, कोई भी पोजीशन में तुम्हारा एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट होता है। मान लो कि कोई ट्रेन जो है वो चल रही है, कोई ट्रेन चल रही है एकदम स्ट्रेट लाइन, तो वो मोशन कैसा मोशन होगा, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन? वन डायमेंशन, क्योंकि ये मान लो ट्रेन का लाइन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। मान लो ट्रेन यहाँ चल रही है, ट्रेन इधर चल रही है, तो बताओ ट्रेन क्या हमेशा एक्स एक्सिस पे चल रही है ना? यदि ये बिल्कुल सीधा हो तो क्या कहेंगे, ट्रेन का मोशन कैसा है, वन डायमेंशनल मोशन है। क्लियर हो गया? वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक नया टॉपिक, एक नया चीज शुरू करते हैं कि टाइम का ओरिजिन क्या होता है। छोटा छोटा चीज है जिसको कि समझना बहुत जरूरी है। ओरिजिन, यूनिट एंड सेंस ऑफ पासेज ऑफ टाइम। ठीक है, इन चीजों को समझना जरूरी है कि ओरिजिन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, एंड सेंस ऑफ पासेज ऑफ टाइम क्या होता है, यानी कि टाइम जो पास होता है वो क्या होता है, पासेज ऑफ टाइम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम करो कि यूनिट का, टाइम का एक यूनिट चुनो। ठीक है, फॉर मेजरिंग द टाइम इलैप्स ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के दौरान जो टाइम खर्च हो रहा है, तुम अभी यहां हो ए पोजीशन पे, बी पोजीशन पर गई, तो क्या तुमको टाइम खर्च होगा? यदि यहाँ पे तुमको 5:10 शाम हो रहा है, तो क्या यहाँ जब पहुंचोगे तो 5:10 शाम ही होगा या टाइम चेंज कर जाएगा? तो टाइम चेंज कर जाएगा। इसी चीज को समझना है थोड़ा अच्छे से। ये छोटा छोटा चीज है लेकिन ये सब बहुत काम देता है आगे पूरे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को समझने में, इसलिए हम बहुत बारीकी से इन सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो मान लो कि हमको टाइम इलैप्स निकालना है कि ये जो ए है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको ए से बी तक जाने में कितना टाइम खर्च हुआ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो टाइम का यूनिट निकालना पड़ेगा। ए से बी का दूरी कितना है, मान लो कि ये है तुम्हारा 2 किलोमीटर। कितना है, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर चलने में 2 दिन लगेगा क्या? नो सर, दिन में नहीं लगेगा, तो दिन का यूनिट नहीं रखते हैं, कोई भी एक कन्वीनियंट यूनिट रखो जो तुम्हारे हिसाब से ठीक हो। तो तुम कहोगे कि सर मिनट रख लेते हैं कि 2 किलोमीटर चलने में इतना मिनट लगा, ये सबसे कन्वीनियंट है मिनट। या नहीं तो तुम सेकंड रख लो, इतना सेकंड लगा, या नहीं तो आवर रख लो, या ईयर तो नहीं रख सकते हैं कि 2 किलोमीटर चलने में किसी को इतना ईयर लगा या इतना कुछ लगा। ठीक है, तो एक कन्वीनियंट तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए वो डिसाइड कर लो कि यूनिट क्या होना चाहिए। चलो यूनिट मान लो तो मिनट होता है, या सेकंड ले लो, कुछ भी ले लो, या आवर ले लो। तो ये इसको समझना है इस चीज को। ठीक है, ठीक है, ये ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, टाइम ओरिजिन। टाइम ओरिजिन क्या होता है? टाइम ओरिजिन होता है जिस टाइम पे, द टाइम ओरिजिन इज द इंस्टेंट from which the observation of motion of an object is started and is denoted by t is equal to 0। ठीक है, मान लो, इस चीज को फिर से समझो, टाइम ओरिजिन को मान लो कि हाँ लवली यहाँ से दौड़ के आ रही है। ठीक है, कहीं पोजीशन ए से दौड़ के आ रही है, दौड़ते हुए जा रही है इधर, और यहाँ पे
तुम खड़ी हो, कोई एक स्टूडेंट मान लो ऋषु यहाँ खड़ी है, ठीक है। ये ए से दौड़ना शुरू की और ऋषु कहाँ खड़ी है, बी पोजीशन पे, ठीक है। तो ये दौड़ के यहाँ आएगी और फिर दौड़ के आगे चली जाएगी, ठीक है। ऋषु को एक काम दिया गया कि इसको ऑब्जर्व करना है, लवली को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। कहां से, जहां तुम खड़ी हो, जैसे ही तुम्हारे पास से ये गुजरे वैसे ही तुमको टाइम देखना शुरू कर देना है कि कितना टाइम आगे बढ़े। तो यहां जब लवली पहुंची सी पे, आ रहा बात समझ में, लवली ए से दौड़ना शुरू की, सी तक दौड़ के गई, और लेकिन हम क्या कहें, ऋषु को एक काम दिया गया कि इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। ऋषु को काम दिया गया कि इसको ऑब्जर्व करो। तो ऋषु को इस यहां से जो चलना शुरू किया लवली, ए से जब चलना शुरू की और जब बी पे पहुंचे तो इस पोजीशन पर ऋषु क्या किया, अपना टाइम को 0 कर ले, मतलब t इज इक्वल टू 0। मतलब जब लवली यहां पहुंची तो ऋषु के लिए इसका टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 0। जब लवली यहां पहुंची तो मान लो कि t खर्च हुआ यहां से यहां तक आने में, कोई पॉइंट x है, तो यहां तक खर्च हुआ 1.5 आवर। तो ऋषु के हिसाब से इस पोजीशन पर लवली के द्वारा कितना टाइम लिया गया, 1.5 आवर। तो t बराबर 1.5 आवर। जब यहां से यहां तक जाने में तुमको 4 घंटा लगा, तो ऋषु के हिसाब से t क्या हो गया, 4 आवर हो गया। लेकिन जब लवली का पोजीशन बी पॉइंट पर था तो टाइम क्या था, t इज इक्वल टू 0। तो जहां से ऑब्जर्वेशन शुरू किया जाए उस पोजीशन को क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और टाइम ओरिजिन पे हमेशा टाइम क्या होता है, 0 होता है। आया समझ में? Yes, sir. थोड़ा आया, Yes, थोड़ा आया। चलो इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। यानी कि टाइम ओरिजिन चुनना जो है वो कंप्लीट तुम्हारे हाथ में है, पोजीशन में, तुम्हारे इसमें कंट्रोल में है कि तुम टाइम ओरिजिन क्या चुनती हो। मान लो, अब इसको समझो, इस एग्जांपल को, ये पोजीशन है O, ये पोजीशन क्या है O, ये पोजीशन है A, ये पोजीशन है B और ये पोजीशन है C। मान लो कि तुम निकली सुबह सुबह ऑफिस के लिए अपने कार से। ये तुम्हारा घर है, क्या है, ये तुम्हारा घर है। मान लो सुबह सुबह तुम कार से निकली अपने घर से, कहाँ जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, ठीक है। और ये जो मोशन है वो कैसा मोशन दिखा रहा है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन, 1 डायमेंशन। एक चीज क्लियर। दूसरी बात कि तुम घर से निकली, ये है घर तुम्हारा, और यहां से निकली, ठीक है। घर से कहा निकले, ऑफिस जाने के लिए, और तुम्हारा मान लो कि ऑफिस यहाँ है सी पॉइंट पर। कहाँ है, सी पॉइंट पर। और तुमको ऑफिस जाने के बीच में 2 सिटी मिलता है, एक पहला सिटी है ए, दूसरा सिटी है बी। बात समझ में आया क्या? घर जाने के दौरान तुमको 2 सिटी मिलता है, एक पहला ए, दूसरा बी, तीसरा जो है सी तुम्हारा ऑफिस वाला जगह है। तो मान लो कि तुम घर से कितना बजे निकली, 9 बजे सुबह। सिटी ए कितना बजे पहुंचे, 11 बजे। सिटी बी कितना बजे पहुंचे, 12 बजे। और सिटी सी 2 बजे। क्लियर? यानी कि तुम 9 बजे घर से निकली थी, ऑफिस कितना बजे पहुंची, 2 बजे। क्लियर? चलो, यस सर। ये भी है कि तुम्हारा
ये जो डिस्टेंस है ये है 80 किलोमीटर। ठीक है, होम से, घर से यहाँ का दूरी कितना है? 80 किलोमीटर। ये दूरी 80 किलोमीटर है। ठीक है, ये बी, ए से बी का दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। उसके बाद बी से सी का दूरी है 140 किलोमीटर। क्लियर? मतलब तुमको ऑफिस से, घर से निकले ऑफिस जाने के लिए, तो तुमको ओ से ए सिटी आने में 80 किलोमीटर, फिर ए से बी आने में 100 किलोमीटर और बी से फाइनली ऑफिस पहुंचने में 140 किलोमीटर। तो टोटल तुम कितना दूरी तय की? 140 प्लस 100 कितना हुआ? 240 प्लस 80 कितना हुआ? 320 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा? 2 घंटा यहाँ से यहाँ तक आने में, उसके बाद 3 घंटा यहाँ से यहाँ तक आने में, और फिर 2 घंटा यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना? 3 घंटा, 12 से 2, 2। टोटल कितना टाइम लगा? 3 2 5 2 7 घंटे। मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लगा? 7 घंटे लगे। क्लियर इतना चीज? इतना चीज क्लियर? चलो, अब तुमको कहा जाता है कि तुम ओरिजिन चुनो। टाइम ओरिजिन कहाँ है? टाइम ओरिजिन हम बता दिए ना, कहीं भी हो सकता है। टाइम ओरिजिन कहीं भी हो सकता है। तो किसी भी जगह पे, किसी भी टाइम पे टाइम ओरिजिन चुना जा सकता है। तो मान लो कि हमारा सबसे पहला टाइम ओरिजिन चुने यहाँ। कहाँ? यहाँ क्या किए? t इज इक्वल टू 0। क्या किए? t इज इक्वल टू 0। आया बात समझ में? तो ऑफिस जाने में कितना टाइम लगेगा? तो बोलेंगे कि ऑफिस जाने में कितना टाइम लगेगा? t इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा? 2 घंटा। 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना? 7 आवर्स। t इज इक्वल टू 7 आवर्स। तो हम बोलेंगे, बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t एट a? सर What? हम जोड़ रहे तो 5 घंटा हो रहा है। 5 आवर होगा। कितना? 5 आवर? ये 9 टू 2, 9 से 11 2 घंटा, 11 से 12, अच्छा 1 घंटा यहाँ। ओके सॉरी। और यहाँ पे 2 घंटा, कितना हुआ? 12 से 2 घंटा। चलो सही है। करेक्शन कर लो। सही बात है। ये सब चीज तुम लोगों को देखना चाहिए। मान लिया कि हम फ्लो में कुछ गलती हो जाता है, तो ये सब चीज ध्यान देना चाहिए आप लोगों को। ये छोटा मोटा कैलकुलेशन है, हो ही सकता है गलती। चलो, तो 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटा, 11 से 12 1 घंटा, और 12 से 2 2 घंटा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ओरिजिन तुम कहीं भी चुन सकती हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी। तो पहले हम एक चीज सिखा देते हैं तुम लोगों को, उसके बाद चुनना। पहला हम ओरिजिन कहाँ चुने? होम। पहला ओरिजिन कहाँ चुना गया? होम। और जहां ओरिजिन चुना जाता है वहां पर टाइम का वैल्यू क्या होता है? 0। वहां टाइम का वैल्यू क्या होता है? 0। तो हम तुमसे पूछे कि बताओ टाइम का वैल्यू क्या होगा? टाइम का टोटल यहाँ सी पहुंचने में टोटल टाइम का वैल्यू कितना लगता है? तो तुम कहोगे सर इट इज 5 आवर्स। तो हम बोलेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी एट ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम एट टी एट बी? क्या होना चाहिए बताओ? 2 hour and at B 3 hour. 3 आवर्स। क्लियर? ये क्लियर हो गया? यस सर। चलो यस Yes, सर। sir. चलो, अब क्या करो, अब थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट। नाउ सेलेक्ट टाइम ओरिजिन एट ए। सेलेक्ट टाइम ओरिजिन एट ए, मतलब अब तुम्हारा टाइम 0 कहाँ होगा? एट ए पे। बात आया समझ में? अब तुम्हारा 0 कहाँ होगा? टाइम एट ए पे। तो वो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी
at B? What is the value of T at C? What is the value of T at A? And what is the value of T at home? बताओ। सर 1 3 चलो अब यहाँ से देखो, ये ओरिजिन ऑफ टाइम है, यहाँ से बी तक आने में कितना टाइम लगा, यहाँ से बी तक आने में कितना टाइम लगा, 1 आवर। बहुत सिंपल। बी यहाँ ओरिजिन से सी तक आने में कितना टाइम लगा, 3 घंटा। 3 घंटा। बहुत अच्छा। टी यहाँ ओरिजिन है, ए तक आने में कितना टाइम लगा, सर 0 होगा ना ए पे। देखो अब देखो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि यदि तुम एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हो, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये जो मोशन हो रहा है किधर हो रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है। तो यदि तुम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हो, किधर जा रही हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हो, तो टाइम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आया बात समझ में? यदि तुम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हो तो टाइम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यदि निगेटिव डायरेक्शन में जा रही हो तो टाइम क्या होगा, निगेटिव होगा। चलो यहाँ पे क्या निकला, 1 आवर। यहाँ क्या निकला, 3 आवर, 3 आवर्स। यहाँ निकला 3 आवर। और अब हमको जाना है पीछे, तो हमको किधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। तो ये जो मोशन हो रहा है, ये जो तुम जो जा रही हो टाइम, एक्स एक्सिस की तरफ जा रही हो कि माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रही हो, माइनस एक्स एक्सिस तरफ। तो कितना हो जाएगा, -1 आवर। और यहाँ पे एट होम पे -2 आवर। अच्छा ये तो हो गया ना, एट होम पे तो हो गया, नहीं सॉरी, सर थर्ड वाला 0 होना हाँ चाहिए थर्ड पे। वाला 0 होगा। यही तो ओरिजिन है ना, यही तो ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन राइट। ए पर ही ओरिजिन है, तो दिस विल बी 0, ऑब्वियसली दिस विल बी 0। होम का क्या होगा, पीछे जा रहे हैं होम के लिए, तो दिस विल बी -1 आवर, दिस सर विल बी -2 आवर। -2 आवर राइट, दिस विल बी -2 आवर, दिस विल बी -2 आवर। क्लियर हुआ? चलो अब ओरिजिन, नया ओरिजिन लो कोई भी, मान लो कि नया ओरिजिन जो है वो है बी। से लेट द टाइम ओरिजिन at b, that is at b t is equal to 0. So what is the value of t at a, what is the value of t at home, what is the value of t at c, and what is the value of t at b? बताते जाओ। सर पहला -1। What is the value of t at a? तो हमारा नया ओरिजिन कहाँ है, यहाँ है, t is equal to 0 b पे। तो हमको कहाँ जाना है, a। अब देखो a की तरफ जाने के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं, नेगेटिव। तो माइनस लग गया, कितना देर, 1 आवर। फिर -3 आवर। बी कहाँ जाना है, होम, तो -3 आवर्स। उसके बाद एट सी 2 आवर। 2 आवर, और एट बी 0। इट इज ओरिजिन। इट इज ओरिजिन 0। तो ये चीज क्लियर हो गया। यस सर। तो कभी भी जो टाइम ओरिजिन के दाहिने तरफ का जो मेजरमेंट है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। जब मान लो कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो इसके इधर का जो जो राइट साइड का या दाहिने तरफ का जो भी मेजरमेंट होगा टाइम का, वो क्या हमेशा बताएगा, पॉजिटिव टाइम बताएगा। और इस ओरिजिन के बाएं तरफ का जो भी मेजरमेंट दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है।
अच्छा, कभी स्केलर और वेक्टर का नाम सुनी हो क्या तुम लोग? यस सर। स्केलर और स्केलर क्वांटिटीज, इसका नाम सब लोग सुना है स्केलर क्वांटिटीज का? यस सर। चलो, कब किस किस सब्जेक्ट में? फिजिक्स में 11 12 में था क्या? इसमें 10th में था क्या स्केलर और वेक्टर? सर 9th में था। 9th में था, सीबीएसई बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में नहीं था क्या? चलो ठीक है, तो ये नया हो सकता है कि इधर डाला गया होगा, पहले ये सब चीज नहीं पढ़ना था, ये सब 11th 12th में पढ़ना था। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ये तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, किसी को पता है? अभी याद है क्या किसी को फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? The quantity which can be measured. द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। जिस क्वांटिटी को मेजर करते हैं उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। या नहीं तो हमने क्या बताया था, हम आपको बताए थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। हर एक एलिमेंट या इस यूनिवर्स में जो भी चीज आप देखते हैं वो एक तरह का प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है, उस प्रॉपर्टी को ही फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि ये पेन है, तो इस पेन का यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ये लंबा है, इतना लंबा है, तो इसके लेंथ, ये लेंथ क्या है, इसका एक प्रॉपर्टी को मेजर करता है, प्रॉपर्टी बताता है। तो ये लेंथ क्या है, इसका फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद इसका कुछ ना कुछ वजन होगा, इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ वजन होगा। तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ एक प्रॉपर्टी हो गया, वजन या मास। तो ये मास क्या है, ये भी क्या है, एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। इसके कोल्डनेस या हॉटनेस को इसका टेम्परेचर बताता है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, वो भी इसका एक फिजिकल क्वांटिटी है। आ रहा है बात समझ में? यस सर। जब तुम इस पेन को फील करती हो छू के, तो क्या होता है, इसका जो नीब है वो ज्यादा तुमको शार्प रहता है, और इसका ये जो बाकी बॉडी है वो उतना शार्प नहीं रहता, स्मूथ रहता है। तो ये जो शार्पनेस और स्मूथनेस है, ये भी इसका एक तरह का प्रॉपर्टी है। यदि ये पेन ग्लो करता है, ये क्या करता है, पेन ग्लो करता है, यानी कि इससे लाइट आता है बाहर, इसलिए ग्लो कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, तो इसका क्या है, एक लाइट प्रॉपर्टी भी आता है। तो एक ही ऑब्जेक्ट में बहुत तरह का प्रॉपर्टी जो कि हमको क्लियरली दिख रहा है, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो वही इसका फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, उसी को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, इसके प्रॉपर्टी को ही फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जब उसको हम मेजर करते हैं तो हम कहेंगे कि जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये भी डेफिनेशन बहुत हद तक सही है, बात आया समझ में? चलो यस सर। चलो, यस तो उसी फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया है। उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को, फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया है। एक है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इस फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। बात आया समझ में? इस फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया, एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास, इसका डेफिनेशन देख लो स्केलर का, स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होगा, किसी को याद है क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर स्केलर क्वांटिटी? ये जो चैप्टर है ना, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड। ये जो है आपको मोशन इन टू डायमेंशन,
मोशन इन 2 डायमेंशनल में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बस इसका एक इसके समरी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर को डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ना है। स्केलर एंड वेक्टर को अगले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसका हल्का सा जानकारी हम दे रहे हैं आप लोगों को कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। तो द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्केलर और वेक्टर। द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude but no direction are called scalars, ठीक है। एग्जाम्पल, mass, length, distance covered, speed, टेम्परेचर, etc। बहुत सारा, ये सारा चीज क्या है, स्केलर क्वांटिटी में आता है। मास, जैसे कि कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है 2 किलोग्राम, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि चलो इस ऑब्जेक्ट का मास है 2 किलोग्राम, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि डायरेक्शन होता है क्या मास का? नहीं, इसका क्या डायरेक्शन होगा, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इस ऑब्जेक्ट का सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। चलो, लेंथ, तुम्हारा हाइट क्या है, तुमसे पूछे कि व्हाट इज योर हाइट, तुम्हारा हाइट क्या है, तो तुम बोलोगे 5 फुट 2 इंच, ठीक है, 5 फुट 3 इंच। तो ये क्या है, इसका कोई डायरेक्शन है कि तुम्हारा हाइट क्या है? तुम क्या की, एक टेप ली और एक टेप यहां से यहां तक खड़ी हो गई, ठीक है, तो ये तुम्हारा हाइट है 5 फुट 2 इंच, 5 फीट 2 इंच, ओके। तो ये जो हाइट है तुम्हारा, इसका कोई डायरेक्शन है क्या कि तुम्हारा किस डायरेक्शन में हाइट है, किस डायरेक्शन में नहीं है? तो जब कहीं कोई डायरेक्शन का बात नहीं हो, सिर्फ स्ट्रेट लाइन लेंथ का बात हो, स्ट्रेट लेंथ का बात हो कि तुम्हारा लेंथ क्या है या तुम्हारा हाइट क्या है, तो वो क्या है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तुम यहाँ घर से निकली पोजीशन ए से और इधर उधर घूम घाम के यहाँ पहुंचे बी, अपना साइकिल स्कूटी से निकली ए पोजीशन से और घूम के इधर यहाँ पहुंची बी पोजीशन पे, ठीक है। हम तुमसे पूछें कि बताओ टोटल तुम कितना दूरी चली, तो यहाँ से ऐसे चलने में कितना टोटल डिस्टेंस, देखिए अपने स्कूटी के मीटर में देखिए तो तुम देखिए कि हमारा कितना हो गया, 2.7 किलोमीटर। तो ये जो 2.7 किलोमीटर है, ये क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय योर स्कूटी। दिस 2.7 किलोमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय योर स्कूटी। तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड है, ये क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? ऑब्वियसली क्या है, स्केलर है, स्केलर है। अब 2.7 किलोमीटर आने में तुमको कितना लगा, सपोज 15 मिनट लगा, कितना मिनट लगा, 15 मिनट लगा। तो ये जो टाइम है, टाइम का कोई डायरेक्शन है, टाइम भी ले लो, टाइम 15 मिनट लगा, तो टाइम का कोई डायरेक्शन है नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, किस स्पीड से चल रही हो, द स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ समथिंग, क्या कोई टेम्परेचर का डायरेक्शन होता है? मान लो कि 15 डिग्री सेल्सियस है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज दिस क्वेश्चन, दिस इज अ नॉनसेंस क्वेश्चन। सो दिस इज अ यूनिट डायमेंशन, दिस इज अ डायरेक्शनलेस, मींस जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, वैसे क्वांटिटी को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फिर से एक बार याद कर लो इस बात को कि जिस फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को अगले चैप्टर में हम लोग करीब 2-3 दिन पढ़ने वाले हैं,
2-3 दिन ये चलेगा, 5-6 घंटे का चैप्टर है, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिलहाल एक बेसिक समझ लो, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी ठीक उल्टा होगा। क्या होगा इसका फॉर्मूला, इसका डेफिनेशन? द फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction. द फिजिकल क्वांटिटी, बिल्कुल And सही। also follow the rule of law of triangle law of algebra. तो वो जो ट्रायंगल लॉ है ना, ये जो ट्रायंगल लॉ है, इसको हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि वेक्टर सम क्या होता है, वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर सबट्रैक्शन क्या होता है। बिल्कुल सही है। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ magnitude as well as direction are called vector quantity, ठीक है। जैसे एग्जांपल फोर्स, बिल्कुल सही। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में तुमको फोर्स लगाना है। तो तुम क्या कहोगे कि फोर्स हम ये लगाएं, ये है फोर्स। जब ये फोर्स लगा रही हो तो इसका कुछ डायरेक्शन है ना फोर्स लगाने का। यदि फोर्स तुम लेफ्ट टू राइट लगाओगे तो ब्लॉक का मूवमेंट कैसा होगा? ऐसा होगा। यदि फोर्स तुम ऐसे लगाओगे तो क्या कोई मूवमेंट होगा? नहीं होगा। फोर्स ऐसे लगाओ, देखो फोर्स का डायरेक्शन बहुत मैटर करता है, देखो, ठीक है। ये सारा फोर्स है, F1, F2, F3, F4। तो क्या है, इन फोर्सेस का कुछ डायरेक्शन है। और साथ साथ क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है कि कितना न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है। तो फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिलहाल ये मान लो कि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और इसमें दोनों चीजें होती हैं। इसमें दोनों चीजें क्या क्या? इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो उसको क्या कहेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। उसके बाद कोई एग्जांपल फोर्स के अलावा? वेट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टॉर्क, और अभी कौन क्या बोली तुम? वेट। वेट इज ऑल्सो देखो मास और वेट में क्या अंतर है? कोई बता सकता? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? क्या दोनों एक ही चीज है क्या? Sir, mass has only magnitude or weight has magnitude as well as direction. W equal to m into g. Okay, m into g. This is m into g while mass is only m, ठीक है। चलो देखो, बहुत लोगों को लग रहा होगा सर मास और वेट तो एक ही चीज है। मास मतलब इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, इस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है। तुम कहती हो कि हमको कितना वेट का कोई चीज चाहिए। तो वेट जो होता है, वेट इज नॉट मास। When you multiply acceleration due to gravity with the mass, then it becomes weight. Okay, and mass is only m. ठीक है। यदि तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि तुम्हारा बुक, जिसका मास कितना है? मास कितना है इस बुक का? इस बुक का मास है 1.5 kg। इस बुक का मास कितना है? 1.5 kg, ठीक है। तो इस बुक का मास तुम यहाँ यदि प्लैनेट अर्थ पे 1.5 kg है, तो इस बुक का मास मार्स पे भी 1.5 kg होगा, मून पे भी 1.5 kg होगा। कहीं भी चले जाओ इस बुक को लेके, इसका मास चेंज नहीं करेगा। इट विल रिमेन 1.5 kg एवरीवेयर। बट
बट यदि इसका वेट यदि कितना है 1.5 g, 1.5 मास और इनटू g, ठीक है, ये क्या है, किसका यूनिट है, mg, ये यूनिट है फोर्स का। मतलब कि इस बुक पे कितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, दिस इज 1.5 g, ठीक है। तो इस बुक का वेट अर्थ पे यदि 1.5 g है तो अर्थ मार्स पे क्या होगा, ये जरूरी नहीं है कि ये 1.5 g होगा और मून पे 1.5 g होगा। बात आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। अब देखो इस चीज को समझो कि मान लो कि इस बुक को तुमको कैरी जब हाथ में लेके चलती हो तो हाथ में कुछ प्रेशर पड़ता है कि नीचे की तरफ, कि मेरे हाथ में बुक तुम जब लेके चलती हो कहीं तो लगता है ना कि तुम कुछ काम कर रही हो बुक को हाथ में लेके। यस सर। लेकिन यही बुक को लेके जब तुम मार्स पे चलोगे तो तुमको बिल्कुल उसमें वजन ही नहीं पता चलेगा, एकदम हल्का लगेगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उस पर ग्रेविटी काम नहीं करेगा, उस पर कोई ग्रेविटी कम है। वहां पे ग्रेविटी बहुत कम है, बिल्कुल सही बात है। मून पे बहुत कम ग्रेविटी है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कोई बॉल है, हाँ, और तुम ऊपर की तरफ फेंकती हो, तो यदि ये बॉल ऊपर की तरफ फेंकने के बाद अर्थ पे 3 मीटर जाता है तो हो सकता है मून पे ये कहाँ जाए, 15 मीटर ऊपर, और मार्स पे हो सकता है कि ये 30 मीटर जाए ऊपर, ठीक है, ऊपर फेंके मार्स पे। लेकिन यदि स्पेस में तुम इस बॉल को फेंकती हो ऊपर तो क्या कभी लौट के नीचे आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब चीज समझना पड़ेगा। जब अर्थ पे तुम फेंकती हो तो क्या ये पक्का है कि बॉल नीचे आएगा? यस सर। जब मून पर फेंकोगी तब भी ये पक्का है कि बॉल नीचे आएगा, लेकिन ये हो जाएगा कि मून पे ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम है, ओनली 1.5 मीटर या कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, देखना पड़ेगा। बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो जब हम बॉल को फेंकेंगे ऊपर की तरफ मून पे तो क्या होगा, ये 3 मीटर से ऊपर जाएगा, ये पक्का है। लेकिन उसके बाद लौट के कहाँ आ जाएगा, अर्थ मून के सरफेस पे आ जाएगा। जब मार्स पे फेंकेंगे तो इस पे और कम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये और ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। लेकिन जब स्पेस में तुम किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को तुम फेंकती हो ऊपर की तरफ तो फिर वो लौट के कभी नहीं आएगा। सर मार्स पे तो ज्यादा होना चाहिए ना मून से ग्रेविटी। देख मार्स पर ये है ना मार्स, तो मार्स पर यदि देख लेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, ठीक है। यदि इससे ज्यादा होगा, अर्थ पे कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर देन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यदि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 से ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, वो तुमको ज्यादा भारी महसूस होगा। तो एक बार देख लेना तुम कि मार्स पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, एंड कहां अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां है। जिस पे सबसे ज्यादा होगा वो बॉल उतना कम हाइट पे जाएगा, और जिसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना कम होगा उतना कम हाइट पे जाएगा, उतना ज्यादा हाइट पे जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। इस स्पेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है, स्पेस में कोई एक्सेलरेशन ग्रेविटी नहीं होता है। तो तुम जब बॉल को फेंकती हो तो वो कंटिन्यूअसली मूव करते रह जाता है, वो फिर से वापस लौट के नहीं आता, ठीक है। तो मार्स पे ये 30 मीटर होगा या 3 मीटर से कम होगा या ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है कि इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है। आया बात समझ में? यस सर। चलो अब देखो, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, टॉर्क क्या है, ये चीज अभी हम बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा।
फिलहाल ये समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड टॉर्क, दिस ऑल क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। याद रहेगा क्या? डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये भी लेंथ का, इसका भी यूनिट होता है मीटर, और डिस्टेंस का भी यूनिट होता है मीटर, लेकिन डिस्टेंस का वर्ड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड, इसका भी यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी इसका भी यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। दोनों का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन स्पीड क्या है? स्केलर, और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। वेक्टर। आई बात समझ में? तो यूनिट एक हो Yes, sir. सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो क्वांटिटी स्केलर हो या वेक्टर हो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? कुछ पॉइंट्स और जो Yes, sir. कुछ पॉइंट्स और है जो वेक्टर में ध्यान में रखने वाला बात है, कि जैसे कि मान लो फोर्स है F बराबर है 2 न्यूटन। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का F1, और दूसरा फोर्स लग रहा है ऐसे F2 3 न्यूटन का। तो हम बस पूछे तुमसे कि बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? F1 प्लस F2 कितना हो जाएगा? 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। यदि तुम ऐसा करती हो तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि हम ये क्या है, F और F क्या है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस F इज व्हाट? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम अर्थमेटिकली सम नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा सम या ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। ये अलजेब्रा रूल को, जनरल अलजेब्रा रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, जनरल अलजेब्रा रूल क्या होता है? 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5। दिस इज जनरल अलजेब्रा रूल, इसको ये फॉलो नहीं करता है। इफ यू से, if I ask you what is the net force working on this object, तो your answer will be 5 Newton. This is absolutely wrong. आया बात समझ में? बट यदि तुम्हारे पास एक राइस है 1 kg और एक बैग में राइस है 2 kg, और इन दोनों राइस को यहाँ पे एक तीसरे बैग में डाल दो, तो हम पूछेंगे कि इस बैग में कितना राइस है, तो क्या बोलोगे? ये है M2 = 2 kg, ये है M1 = 1 kg। सो व्हाट विल बी दिस M1 + M2 कितना हो जाएगा? 3 kg। 3 kg। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। जब स्केलर क्वांटिटी को हम जनरल अलजेब्राइक रूल से हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को हम जनरल रूल से जोड़ या घटाव नहीं कर सकते हैं। तो देखो, क्या ये सही है? 3 kg, यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस बैग में कितना राइस होगा? 3 kg राइस होगा। 3 kg। लेकिन जब इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है, तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नेट फोर्स, इस ब्लॉक पे कितना नेट फोर्स लग रहा है, तो तुम्हारा कहना होगा 2 + 3 = 5 न्यूटन। तो क्या ये आंसर सही होगा? नहीं, ये आंसर बिल्कुल। सर फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो बोलो। प्लस होना चाहिए सर। मतलब कि फोर्स तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है ना। नहीं, फोर्स देखो, फोर्स एक डायरेक्शन, क्या वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ। F1 वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स F1 भी वेक्टर क्वांटिटी है, F2 भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि फोर्स, सबसे पहले तो फोर्स एक डायरेक्शन में नहीं है, एक फोर्स ऐसे है और एक फोर्स ऐसे है। तो क्या दोनों एक डायरेक्शन में है? नो, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। एक का डायरेक्शन ऐसे है, एक का डायरेक्शन ऐसे है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, पहली बात। दूसरी बात कि यदि ये चीज तुमको नहीं दिया हो, ये मान लो तुम्हारे सामने नहीं दिया हो, सिर्फ दिया गया है F1 = 2 न्यूटन, F2 = 3 न्यूटन। यदि हम तुमसे बोले F1 + F2 क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे? 2 न्यूटन + 3 न्यूटन = 5 न्यूटन।
यदि तुम इस तरह से बताती हो अपना जवाब तो ये क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये इसको फॉलो ही नहीं करता है। वेक्टर सम अलग सम होता है, वो जनरल अलजेब्रा के जनरल लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ये कैसा सम होगा ये अगले चैप्टर में बात करेंगे, इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि वेक्टर को हम जनरल तरीके से, ऑर्डिनरी तरीके से नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कैसे जोड़ता है, लॉज ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग जोड़ता है। ठीक है, आई बात समझ में? सर फिर कैसे होगा ये? क्या बोलो, क्या बोल रही हो? कैसे प्लस? सर इसको कैसे तब फिर बताएंगे हम लोग? हाँ, हम बता रहे हैं ना कि f इज इक्वल टू f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, यही ना? तो क्या होगा, व्हाट इज द नेट फोर्स? यस सर। सो दिस विल बी dealt in नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में आपका, इस चैप्टर में हम इसलिए इसका इंट्रोडक्शन जान रहे हैं, इस चैप्टर में सिर्फ वी आर लर्निंग द इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, बिकॉज हमको क्या है, थोड़ा बहुत स्केलर और वेक्टर का जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में। पहला जो अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, बट इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस इन डिटेल द वेक्टर। ओके, इट विल टेक अराउंड 3 or 4 क्लासेस टू डिस्कस वेक्टर। ठीक है, तो फिलहाल बस इतना, जितना बताया जा रहा है उतना समझ लीजिए, 2-3 पॉइंट कि स्केलर को क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड। इसका डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर को क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ये हो गया। स्केलर को हम ऑर्डिनरी अलजेब्राइक रूल से जोड़ और घटा सकते हैं, लेकिन वेक्टर को ऑर्डिनरी अलजेब्राइक रूल से जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट देखो, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जैसे फोर्स दिया हुआ है F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। क्या दिया हुआ है? F इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो फोर्स क्या है? फोर्स वेक्टर है या स्केलर है? वेक्टर। वेक्टर है। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 2। एक जो F है उसको थोड़ा सा बोल्ड कर दो, बोल्ड कर दे, या तो ये तरीका है, और जो अल्फाबेट है F उस पर एक एरो दे दो। क्या ये पता था? यदि नहीं पता था तो ये ध्यान में रखना हमेशा कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एरो है तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर। वेक्टर। ठीक है, बताओ, A B C D E F G H I, इसमें से कौन कौन वेक्टर क्वांटिटी है? A B C F A D B C D क्या वेक्टर क्वांटिटी है? Yes sir. हाँ। E No नहीं sir. है। F Yes sir. G No sir. नहीं। H Yes sir. हाँ। I। नहीं। तो समझ में आ गया स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। वो सिंपल एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसको रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है। या तो जो अल्फाबेट बोल्ड है, जैसे ये बोल्ड है, ठीक है, तो ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। या जिसके ऊपर एरो है, जिसके ऊपर एरो है, ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, आई बात समझ में? यस। चलो, अब किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे A है, A क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ऐसा।
दो वर्टिकल लाइन के बीच में यदि हम इसको लिख देंगे तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड। यदि डी 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 तुम्हारा बोल्ड है तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसा, ई स्केलर है तो इसका तो मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन नहीं होता, तो सिर्फ ई। एफ जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको इसमें, जी खुद स्केलर है, एच आई। आया समझ में? सर स्केलर में भी तो मैग्नीट्यूड होता है, तो क्या होता है, उसमें ये डबल ये जो लाइन है वो देंगे? देने का जरूरत नहीं है, दोगी बिल्कुल सही है तब भी सही है, नहीं दोगी तब भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, यदि स्केलर में स्केलर को, यदि ये स्केलर है ए और इसको तुम डबल ये इसको कहते हैं मोड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मोड। तो इसका मोड, यदि इसका मोड में लिखती हो इसको ए को, तो भी ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और सिर्फ ए लिखती हो तब भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है v, तो इसके मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए हम डबल वर्टिकल लाइन के बीच में इसको रखते हैं। ठीक है, तो बस स्केलर और वेक्टर में इतना ही जानना है फिलहाल। हाँ, कि स्केलर और वेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफरेंस है वो क्या है, स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता है और वेक्टर में डायरेक्शन होता है। आई बात समझ में? स्केलर में यस डायरेक्शन नहीं होता है और वेक्टर में डायरेक्शन होता है। बात आई समझ में? चलो यस सर। चलो, तो क्या आज का क्लास समझ में आया? यस सर। एक और टाइप का Yes, sir. फिजिकल क्वांटिटी होता है ना क्या? सर? एक और टाइप का फिजिकल क्वांटिटी, इट्स टेंशनल और टेंशनर। टेंसर? यस सर, टेंशनर। फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारा होता है, फिर देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक टाइप का क्या, देयर आर इनफिनाइट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सम अभी भी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी जो है, जो जिसका कि और जिस पे रिसर्च किया जा रहा है, देयर आर इनफिनाइट टाइप, उसमें टेंसर भी एक है। ठीक है, जितना भी इसका फिजिकल क्वांटिटी, जो भी इसका प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी इसका एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, किसी फील्ड का लेंथ, ब्रेथ, हाइट, टेम्परेचर, जो भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं वो सारा चीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। आई बात समझ में? यस सर। तो ये टेंसर क्या है? टेंसर हम आगे देखेंगे, जब टेंसर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे टेंसर क्या है। ठीक है, ओके सर। चलो, तो फिर हम लोग कल स्टार्ट करते हैं यहीं से, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, चलो एंड किया जाएगा क्लास आज का। ओके, बाय बाय। बाय।